ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियोज से टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में तोशाखाना केस की प्रोसीडिंग्स, इससे जुड़े हुए दीगर मौज़ूआत और ताज़ा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ कॉलम निगार मैमूना हुसैन साहिबा ने, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं राना उसामा ज़ाहिद। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। कि आज जो ये प्रोसीडिंग्स हुई, अदालत जो है वो मीडिया की तवज्जो का मरकज़ रही, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, और वही वकला बहस और उसके बाद मीडिया इंटरेक्शन, इसका क्या नतीजा निकलता देख रहे हैं? हकीम साहब, बेहद शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। दूसरी बात जो आपने की है कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज चेयरमैन पीटीआई के हवाले से उनके केसेस के तोशाखाना केस के हवाले से प्रोसीडिंग की बात की आपने। देखें, सुप्रीम कोर्ट तो चाहती है कि इसका मुंसफाना फैसला हो, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि तोशाखाना केस इतना मजबूत केस नहीं है। और दूसरी तरफ जज हुमायूं दिलावर साहब ने जिस तरह से फैसला दिया वो इस केस को मजीद कमजोर बना देता है। तो उन्होंने जिस तरह से गुज़श्ता रोज भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर अपना फैसला देता है, पहले वो फैसला सुनेंगे, उसके बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। 2 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको खींच कर लेके गई है, फिर उन्होंने समाज जो है मुलतवी कर दी है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच दिया था कि अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें कुछ लटकाना चाहती है इस केस को। उन्होंने अगले हफ्ते की जो है अगले हफ्ते तक इस केस को इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर गए हैं। दूसरी बात रही है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस केस के हवाले से, तो जो मीडिया का मरकज है, मीडिया ने मरकज जो है ना इस वक्त मेन हमारी बात जो है, अगर हम चेयरमैन पीटीआई का नाम भी बैन कर रहे हैं, उनकी तस्वीर भी बैन कर रहे हैं, लेकिन उनकी तज़किरे के बगैर मीडिया की खबरें नामुकम्मल होती हैं। तो चेयरमैन पीटीआई इस वक्त इसलिए भी मीडिया की नजरों में है क्योंकि उनके बगैर रेटिंग लेना जो है मीडिया के लिए बहुत टफ टाइम बन चुका हुआ है। और उनकी रिहाई के हवाले से अगर बात की जाए तो इतने केस पेचीदा नहीं है। तोशाखाना का केस, किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए, कुछ ये भी तज्जियाकार बात करते हैं, जो हमारी बातें होती हैं वो कहते हैं कि कोशिश है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जाए, हो सकता है किसी और केस में उलझा दिया जाए। लेकिन अगर तोशाखाना केस के मुकीम साहब अगर बात करते हैं, तोशाखाना केस में ऐसा कोई भी मजबूत आंसर नहीं है कि जो लंबे अरसे के लिए चेयरमैन पीटीआई को जेल में रख सके। चलिए, यहाँ तक तो ठीक हो गया, लेकिन 9 से ज्यादा केसेस में उनकी जमानत जो है वो मनसूख हो चुकी है, नैब भी उनकी कस्टडी मांग रही है। तो मैं मैमूना साहब आपसे जानना चाहूंगा कि इन हालात में क्या इमरान खान कैंपेन चलाने के काबिल होंगे? अगर इलेक्शन हो गए, क्या वो अपनी पार्टी को दोबारा कायम दायम कर पाएंगे? आपकी क्या राय है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुकीम साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, जो केस चल रहा है वो आर्टिकल 63(1) के तहत चल रहा है, और आर्टिकल 63(1) जो है इसके तहत वो किसी भी यानी कौमी असम्बली के इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे आने वाले वक्त में, और ना ही किसी अहम ओहदे के ऊपर फाइज हो सकते हैं। अब उनकी नाअहली के लिए थोड़ा सा मैं मजीद इसके ऊपर रोशनी डाल दी चलूं कि पीपीपी के राजा परवेज अशरफ ने रेफरेंस दायर किया था। अगर हम जस्टिस की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं समझती हूँ कि बिला इम्तियाज होना चाहिए इंसाफ। अगर राजा परवेज अशरफ ने ये किया है, मैं बीइंग एनालिस्ट ये बात कर रही हूँ कि मतलब इन्होंने जो खुद करप्शन केसेस इतने रेंटल पावर राजा रेंटल के नाम से जो मशहूर है आज तक, कि इनके ऊपर भी फिर वो सारे एहतसाब की किताबें खुलनी चाहिए, जो कि फाइलें बहुत दब जाती हैं या फाइलें जल जाती हैं, या फिर ये चंद रोज के बाद कोई भी केस नमूदार होता है शायद आवाम की तवज्जो बटाने के लिए, फिर उसके बाद वो केस क्लोज कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि जनाब ये लोग बरी हो गए, इनके ऊपर कोई केस फाइल नहीं है, कोई भी ये मतलब करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर नहीं लग रहे हैं। तो इसी तरह ये अब दीवार के साथ पीटीआई को लगाने के लिए अगर चेयरमैन पीटीआई के साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पे करप्शन की बहुत सारी दास्तानें हैं। ये तो सिर्फ एक बात कर रही हूँ, गंदम का करप्शन केस जो ठीक है,
फिर मिनरल वाटर बॉटल्स का केस भी एक बड़ा अहम है। फिर इसके बाद पीएमएलएन के ऊपर अगर हम आ जाते हैं, पीडीएम यानी कि मुकम्मल पीडीएम के ऊपर अगर हम बातचीत करते हैं तो इनकी करप्शन की दास्तानें बड़ी तवील हैं, जिसमें सस्ती रोटी स्कीम है, टॉप स्कीम है, कूल पावर प्लांट है, फिर इसके अलावा ब्लू कैप स्कीम है, नौजवान कर्जा है। फिर इस तरह के, ये तो छोटी छोटी चीजें मैं बता रही हूँ ना, बड़े गबन जो किए हैं आज तक वो नहीं पकड़े गए हैं। रमजान शुगर मिल जो है उसको आग लगा दी गई थी जब केस खुला। यानी ये बात अगर करते हैं इंसाफ के, भी पिछले गुज़श्ता 2 रोज पहले मरियम नवाज का एक बयान आया था कि चीफ जस्टिस अगर काजी फाइज ईसा इमरान खान के हक में ऐसा कोई बयान देते भी हैं तो एहतसाब की फाइलें हम बंद नहीं होने देंगे। तो जो पहली माजी की फाइलें बंद हुई हैं, फिर एहतसाब जो है वो बिला इम्तियाज होना चाहिए। जो इस वक्त हुकूमती खजाने को इस कदर खोखला किया है, ये अपना प्रोटोकॉल, बादशाही निजाम, ये तमाम चीजें, ये सारे हुकूमती खजाने पे बोझी तो है ना। तो फिर कह देते हैं कि हुकूमत दिवालिया हो गया। खजाना तो नाम रखा गया है, ये ना कहे कि खजाना, वो तो खाली रह गया है, कुछ भी नहीं है खजाने में। फिर कह देते हैं कि जनाब हम डिफॉल्ट हो गए। तो डिफॉल्ट कौन होता है? जब आपके पास पैसे नहीं होते। तो ये वो करप्शन की दास्तानें हैं। फिर इसमें एहतसाब बिला इम्तियाज होना चाहिए, ताकि सिर्फ चेयरमैन पीटीआई का नहीं, बाकी लोगों का भी होना चाहिए जो आज रेफरेंस दायर कर रहे हैं। राना उसामा साहब, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात से माजरत कर लिया है। उन्होंने एक क़यामत का नमूना वो तहरीर करके उनके हवाले कर दिया है कि भाई साहब इसी पे गुजारा कर लें। अब क्या नतीजा निकलता देख रहे हैं कि क्या सदर कोई दोबारा उन्हें खाने पे बुलाएंगे तो फिर वो जाएंगे, और या फिर ये है कि उन्होंने कह देना है कि जनाब हम ऐवान सदर में कदम नहीं रखेंगे? क्या कहेंगे? मुकीम साहब, ये पाकिस्तान दुनिया की वाहिद रियासत होगी जहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सदर का कहना नहीं मान रहे हैं। ये जब मौरख तारीख लिखेगा ना, जब मौरख तारीख लिखेगा तो ये ज़रूर लिखेगा कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसमें इस्लामी भी ऐड था, जिसमें जमहूरिया भी ऐड था, क्योंकि एक सियासी जमहूरी मुल्क के नाम पे पहचाना जाता था। जमहूरियत के नाम पर जिसने इजाज़त इस्लाम के नाम पर जिसका वजूद हुआ, उसके एक सदर मुमलिकत के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके पास आने से इनकार कर दिया, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इससे पहले अमरीकी सफीर से मुलाकात कर ली थी। तो उनके लिए ज़रूरी नहीं था कि अमरीकी सफीर से मुलाकात करने के बाद वो सदर मुमलिकत पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मुलाकात करते, क्योंकि जहाँ से फैसले आने होते हैं, जहाँ से फैसले सादर किए जाते हैं, वो फैसले ऑलरेडी आ चुके थे। इन फैसलों की अहमियत नहीं थी जो फैसले सदर मुमलिकत ने यहाँ से लिए हैं। तो बहरहाल मेरे जुमले मजीद तलख हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी तलखी बढ़ाऊँ। बस यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की रियासत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम करे। हम तो चाहते हैं मुकीम साहब, सियासी अदम इस्तेकाम की बात करें, मुआशी अदम इस्तेकाम की बात करें, इससे पीछे चंद अनासर ही है ना, चंद ये ऐसे फैसले हैं ना। अब जिस तरह से आपके सामने है, सदर मुमलिकत जो है वो अपनी जो लालमी का इजहार कर रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है दस्तखत किसने कर दिए। तो सदर मुमलिकत के फैसलों के बगैर कौन है जो फैसले कर रहा है? उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उन पर बात होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी बल्कि ये चाहता है, पाकिस्तान इंसाफ पर कायम एक मुल्क है और कोई भी रियासत इंसाफ के बगैर कायम नहीं रह सकती। रूल ऑफ रेगुलेशन, आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये सब चीजें, कानून मिलकर एक रियासत को जनरेट करते हैं। मुझे ये बताएं, जहाँ पर सदर मुमलिकत के जो हुक्म की तामील जरूरी नहीं समझी जाती, जिसमें सदर मुमलिकत पाकिस्तान को ये नहीं पता होता कि सिग्नेचर किसने कर दिए, तो फिर एक रियासत का वजूद क्या है? तो फिर ये मैं तो नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई इस्लामी जमहूरी इक़्तिदार इस वक्त उनकी बाकियात कोई बची है। अगर उनको बचाने के लिए कुछ अमली तौर पर इकदाम अगर हुए हैं तो मेरे ख्याल में वो भी पसे पुष्ट चले गए हैं, वो भी नजर नहीं आ रहे इस तमाम सूरत-ए-हाल के बाद। और पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट के बाद अभी निगरां हुकूमत, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतनी बदतरीन गवर्नमेंट नहीं देखी होगी। इसका इजहार खुद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हक्कान अब्बासी भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन पार्लियामेंट है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, जिसने पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाया,
جس نے پاکستان کی ریاست کا مذاق بنا کے رکھ دیا, جنہوں نے قانون کو پامال کر کے رکھ دیا. جس ریاست میں قانون پامال ہو جائے, جس ریاست کے آئین کی بھی عزت نہ کی جائے, تو مجھے یہ بتائیں کیا وہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے, جس طرح سے ہم کہتے ہیں, کیا وہ جمہوری اقدار کی حامل ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی وہاں پر سیاسی جمہوری باقیات بڑھ سکتی ہیں؟ اب مقیم صاحب, آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی کو, آپ بہتر ہم سے جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. کیا یہ پاکستان اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا کہ یہاں پر صدر مملکت پاکستان کے حکم کی تعمیل بھی نہ کی جاتی ہو؟ کیا اس قانون اور اس صورتحال کے دوران ملکی جو عدم استحکام ہے, سیاسی معاشی استحکام, وہ ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ بتا دیں. آپ نے شاہد خاقان کے بیان کا ذکر کیا, وہ تو یعنی انہوں نے اسمبلی سے پروٹوکول بھی پورا لیا, مراعات بھی پوری لی اس بدترین جسے اسمبلی کہہ رہے ہیں, بھائی اسے استعفیٰ دے کے انہیں باہر آ جانا چاہیے تھا. بہرحال میں آگے بڑھوں گا. میمونہ صاحبہ کو شریک گفتگو کرتے ہوئے کہ یہ فرمائیے کہ یہ جو سگنیچر ساگا چل رہا ہے, کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اگر عملہ کوئی کوتاہی کر دے, کیا صدر ہر ایک فائل کو ذاتی طور پہ دیکھ رہا ہوگا؟ کیا وہ یہ میک شور کر رہا ہوگا کہ میرے سے سگنیچر کرا کے سیل بند کر کے باقاعدہ ڈسپیچ رائڈر کے حوالے کیے گئے ہیں, ڈائری میں انٹری کی گئی ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے مقیم صاحب, یہاں پہ دو بڑے اہم فیکٹرز ہیں کہ ایک تو میں یہ کہوں گی کہ صدر پاکستان نے جو ٹویٹ کیا ہے اس سے ایک طرف انہوں نے اپنی مخلصی کا اظہار کیا ہے, تو سیکنڈلی ہمیں وہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بہت بے بس ہے, اور ان کا عملہ جو ہے, صدر پاکستان کا اپنا عملہ جو ہے وہ ان کو obey نہیں کر رہا. تو مطلب انہوں نے جب کہہ دیا کہ یہ سائن نہیں کرنے ہیں تو ان کو وقت سے پہلے جو ہے واپس کر دیا, ارسال کر دیا جائے, تو عملہ یعنی کہنے میں نہیں ہے. تو یہ ایک پازیٹیو سائن نہیں ہے جو کہ مطلب یہ ایک ہمیں ایک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے, جیسا کہ ابھی اسامہ صاحب نے بھی بات کی ہے کہ صدر پاکستان نے چیف الیکشن کمیشن سے جو ہے خط بھیجا, ان سے ملاقات اور مشاورت کے بارے میں کہا, مگر انہوں نے اس بات پہ یوں واضح روشنی ڈالی, نہ انکار کیا, نہ یہ کہا کہ مطلب یہ کہہ دیا باتوں میں کہ مطلب نہ, یعنی دونوں چیزیں کہ یہ انہوں نے اپنے ایک بیان سے ظاہر کیا کہ آئین میں تمام چیزیں واضح ہیں تو ملاقات میں ضروری نہیں سمجھتا. جیسا کہ امریکی سفیر کی ملاقات کے بعد امریکی سفیر نے یہ بات کہی کہ نمائندگان کو چننا عوام کی جو ہے وہ عوام کے حق میں, یعنی عوام رائے دے گی کہ ہم نے کس کو اپنا نمائندہ چننا ہے آنے والے وقت میں. تو میں یہی دو الفاظوں میں اس بات کو سمرائز کروں گی کہ پاکستان ڈیموکریسی از ڈمی. تو ہماری عوام کو کہاں کنسیڈر کیا جاتا ہے, ہماری عوام کو کس جگہ پہ ہماری عوام آج کھڑی ہے اور ہمارا ملک کہاں پہ کھڑا ہے؟ وہ عوام 22 کروڑ جو کہ جن کے اوپر یہ 2% لوگ برسر اقتدار ہیں اور 2% اشرافیہ ان کی قسمت کا حال لکھنے والی ہے. تو ویئر از ڈیموکریسی اینڈ ویئر از آور پبلک؟ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, دیکھیے آپ نے یہ ان کی بات ماننے اور نہ ماننے پہ بڑی اچھی تشریحات کی, لیکن گزارش یہ ہے کہ یہاں تو عدالت کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ اس کا حکم بھی انہوں نے طے کر کے اوپر طاق پر رکھ دیا ہے کہ جناب ایک محکمے نے کہا کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے, وزارت خزانہ نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں, الیکشن کمیشن نے کہا کہ تیاری نہیں ہے. اللہ اللہ خیر صلاح. اب دو فیکٹرز اور مزید یہ آپ کے اس بیان سے مقیم صاحب اس بات کو مزید جوائن کر لیں. ایک تو الیکشن ڈیلے کرنے کی دو بڑی اہم وجوہات. ایک تو نون لیگ کی پوزیشن جو ہے, جو انفلیشن ریٹ اتنا ہائی ہو گیا وہ پبلک میں جا نہیں پاتے, نون لیگ نہیں جاتی ہے, پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور باہر جماعتیں جس کے لیڈر پریس کانفرنس کر کے باہر جا رہی ہے, اور سب سے زیادہ الیکشن کمیشن کو خط بھی پی ٹی آئی جماعت ہی دے رہی ہے کہ ہمیں جو ہے 90 روز میں ہی کروانے ہیں.
जबकि उनके पास अपने कबीना और बंदे भी पूरे नहीं है। और नॉन लीग की एक अहम वजह ये कि उनकी अपनी पब्लिक में जो पॉपुलैरिटी कम हुई है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, और सेकेंडली नवाज शरीफ का इंतजार किया जा रहा है। तो अब जाहिर बात है, आपको भी जैसा कि मालूम है कि इन लोगों ने इक्तदार पाकिस्तान में करना है, असासे इन्होंने पाकिस्तान से बना के बाहर ले जाने हैं, और यहाँ पे लाशें आके पाकिस्तान में अपनी कब्रिस्तान बनाने हैं। बस ये दो काम रह गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ क्या लॉयल्टी दिखाई है 75 इयर्स में, ये थोड़ा सा ये भी रोशनी मैं डालती चलूं कि आज तक इन तमाम ये वजूहात जो है, ये 3 अहम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो नहीं चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, बट वो फ्रंट फुट पे आके कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। वो बैक एंड पे रह के अपने बहुरों से ये बात कहलवा रहे हैं। अच्छा उसामा साहब, ये अगर इंतखाबात का इल्तवा हुआ, जिस तरह की अब वो टाइमलाइन दी जा रही है, कोई मार्च तक लेके जा रहा था, अब 9 महीने वाला किस्सा चलना शुरू हो गया, उसके बाद तो फिर मतलब इनका हाथ रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो यह बताइए कि सेनेट जो है उसके आधे मेंबरान मार्च में मुद्दत पूरी कर जाएंगे, और ये तो मार्शल लॉ में कभी कभी नहीं हुआ कि सेनेट को तोड़ा गया हो। तो अब ये आज एक नया फार्मूला हमारे तक पहुंचा है कि जी ये इन जो 52 शायद अरकान बनेंगे उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। तो अब ये एक मतलब ऐसी एक्सटेंशन 76 साल में पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई और दुनिया की जमहूरी तारीख में भी नहीं हुई। तो ये एक नया काम होने जा रहा है, इसको कैसे देखते क्या क्या इस दौरे हुकूमत में तो वो हुआ है जो पिछली 76 साल तारीख में कभी नहीं हुआ। आप कोई भी कदम उठा के देख लें, इनका कोई भी फैसला देख लें, कोई भी इनका सियासी पंच अजमाई देख लें, कभी 75 साल तारीख में ये हुआ ही नहीं है जो ये कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, 75 साल तारीख में कभी निगरान वजीर आजम ने ये बयान दिया है कि मेरी 3.5 लाख रुपए तनख्वाह है, मुझसे अरबों रुपए क्या फैसले करवाते हैं? मतलब तो ये हुआ कि निगरान वजीर आजम भी दूसरे वज़राए आज़मी की तरह सिर्फ पैसा बनाने के लालच में पड़े हुए हैं। आपने अवाम की खिदमत करनी है या आपने अपनी अरबों रुपए तनख्वाहें लगवाने के लिए आए हैं? असल में अवामी मसाइल पर बात करने को तैयार ही नहीं है। 90 रोज के अंदर अगर इलेक्शन नहीं होते, हाफिज अहमदुल्लाह जो पीडीएम के तर्जमान है वो खुद कह चुके हैं, फिर ना ही समझे इलेक्शन की, अगर 90 रोज के अंदर नहीं होते तो फिर बिलावल भुट्टो भी कह चुके हैं अगर 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो फिर खामोश जो है ना खामोश मार्शल समझा जाएगा। तो खामोश मार्शल कौन सा आजादाना मार्शल लगा दें, बात खत्म करें। मसला ये है कि 90 दिन से अगर इंतखाबात आगे जाते हैं, मुकीम साहब आज बिजली के बिलों में इतना इजाफा हो चुका है कि कोई आम मजदूर उसको पे नहीं कर सकता। बिल जलाए जा रहे हैं, वाबना मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मीटर काटने के लिए जाते हैं। इंतखाबात में मजीद इल्तवा करेंगे, सियासी अदम इस्तेकाम आपके पहले मौजूद है, मुआशी अदम इस्तेकाम आपके सर पे छाया हुआ है और उसमें आप घुटनों की तरह घुटनों तक आप फंस चुके हैं उसमें। अगर मजीद इल्तवा करते हैं इंतखाबात में जो कि लेकर जाएंगे, कंफर्म बात है। वजह ये है मुकीम साहब, मैं थोड़ा सा आपको रियलिटी बता दूं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आएंगे, उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात देने वाला नहीं है, ग्रीन सिग्नल देने वाला नहीं है। उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वतन वापस आएंगे। सितंबर उनके लिए सितमगर है और सितंबर में वापसी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ है, वो तरीके इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, उनका वोट टूट नहीं रहा क्योंकि वोटर नहीं है उनका, उनकी इमरान खान की फैन फॉलोइंग है, वो तो टूटेगी नहीं। तो इस उरूज में कौन आके इलेक्शन का मथा लेगा? इलेक्शन नहीं होने वाले, इलेक्शन को बिल्कुल भूल जाएं। इलेक्शन ना टाइम में हो रहे हैं ना लेट हो रहे हैं, इलेक्शन बहुत दूर है और बहुत रिलैक्स करें इलेक्शन के हवाले से। हाँ, आप इंतजार करें, मुआशी जो जिम्मेदारियां हैं वो मजीद सख्त आ रही हैं आम मजदूर पर, आम पाकिस्तानी पर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, डॉलर 300 क्रॉस कर चुका है, आम आदमी अपने बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर रहा है। ये हालात हो चुके हुए हैं। इससे बदतरीन हालात आइंदा 6 माह के अंदर आप मजीद देख लेंगे। और आगे निगरान हुकूमत हमारी क्या हमारे इम्तिहान देती है, हमारे किस तरह से इम्तिहानात होंगे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते। मेमूना साहब, आप प्रोग्राम का आखिरी सवाल ये है कि ये जो निगरान सेटअप है मरकज में और सूबों में, इससे क्या तवक्कुआत थी, क्या हैं और क्या होनी चाहिए?
देखिए मैं आपको ये बयान करती चलूं कि निगरान सेटअप आने से चंद रोज पहले आपको जैसे कि बहुत सारे रेजोल्यूशन पास हुए और वो इसलिए हुए थे कि एक तो पीडीएम की ख्वाहिश थी कि पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को इंटरम सेटअप पे सिस्टम सेट किया। उसकी वजह ये थी कि उनको था कि इलेक्शन जो है वो डिले होने वाले हैं, चूंकि अंदर से पीएमएलएन भी नहीं चाहती है कि इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पे हो। उनको मालूम है कि उनकी आवाम में किस कदर उनको सराहा जा रहा है, मगर ये इस वक्त जो सिचुएशन देख रहे हैं, जैसा कि पिछले कुछ रोज पहले एक शोर उठा था, मैंने चंद प्रोग्राम्स में पहले भी फरमाया कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं पॉसिबल, क्योंकि जो ये बार बार बात कर रहे हैं, पहले मर्दमशुमारी की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि पुरानी मर्दमशुमारी होगी, नई हल्का बंदियां होगी। अब मुकीम साहब अगर नई हल्का बंदियां होती हैं तो उसमें भी 5 to 6 मंथ दरकार है, और उसके बाद फिर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, और उनको हल्का बंदियों से बहुत सारे इश्यूज होते हैं और फिर अपीलें जो है वो दायर कर रहे होते हैं अपनी हल्का बंदियों की तरमीम करवाने के लिए। तो ये किसी भी सूरत पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक साल के 90 रोज में इलेक्शन हो जाए। ये मैक्सिमम जो है इसको एक साल दरकार होगा, जो यानी सिचुएशन दिखाई दे रही है, मगर ये जाहिरी तौर पे कह रहे हैं कि 90 रोज में इलेक्शन होनी चाहिए। तो मतलब ये है कि मैं इलेक्शन वालों ना ही समझा। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। आप दोनों की इस तशरीफ आवरी का वक्त इंटरम सेटअप मुकीम साहब एक बात मजीद ऐड कर लें, इंटरम सेटअप जो है इस वक्त वो हमारा डमी सेटअप है, और इसमें हम मजीद में इसके अलावा कोई भी रिमार्क्स नहीं देना चाहूंगी। हम यही कहते हैं कि खुदा करे हमारी डेमोक्रेसी भी मैच्योर हो जाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, थैंक यू। मेमुना हुसैन साहबा और राना उसामा जाहिद साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।